हेलो डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के आज के लेक्चर में हम फ्री एनर्जी के बारे में समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर जो है वो फ्री एनर्जी है, बिकॉज अब तक आपने जितनी भी टर्म्स सीखी हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी, उसकी अपनी लिमिटेशन है। एंथैल्पी स्पॉन्टेनिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इवन एंट्रोपी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द ऑल द प्रोसेस। सो फाइनली गिब्स इंट्रोड्यूस्ड गिब्स ने फ्री एनर्जी टर्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों को मर्ज कर लिया, ठीक है ना। और फिर इसकी हेल्प से फिर स्पॉन्टेनियस जो नेचर है प्रोसेस का, उसको एक्सप्लेन किया गया, है ना। तो फ्री एनर्जी सबसे पहले है क्या, ये फ्री एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। तो गिब्स ने जो एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था फ्री एनर्जी का, वो है क्या। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन। डेफिनेशन देखो पहले, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम इज कॉल्ड, एनर्जी ऑफ द सिस्टम अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स फ्री एनर्जी। मतलब फ्री एनर्जी इज नथिंग, इट इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम की वजह से नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब जब कोई सिस्टम वर्क करेगा, यूजफुल वर्क करेगा, तो उसकी फ्री एनर्जीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, और माइनस डेल्टा जी इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल, है ना। डब्ल्यू यूजफुल मीन्स व्हाट, द वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, फ्री एनर्जी। जब वर्क होगा, सिस्टम वर्क करेगा, यूजफुल वर्क, तो उस सिस्टम की फ्री एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है ना। अब हमें यही समझना है कि ये यूजफुल और नॉन यूजफुल वर्क क्या होता है। तो यूजफुल और नॉन यूजफुल वर्क में डिफरेंस अब हमें देखना है, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसके बारे में, बट उसको हम एक बार फिर देखेंगे। इसके अलावा फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन है, टेक्निकली मैं आपको बताऊं, जब हम किसी सिस्टम की जो टोटल हीट है, किसी सिस्टम को क्यू हीट दिया, तो वहां पे दो जो हीट है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है यूजफुल वर्क और एक जिसको हम नॉन यूजफुल कहते हैं। अब ये यूजफुल और नॉन यूजफुल वर्क में हमें डिफरेंस देखना होगा। तो नेट हीट जो होता है, टोटल हीट जो है, ये दो पार्ट में जो हीट दी जाएगी सिस्टम को, उसको हम कहते हैं डब्ल्यू यूजफुल वर्क डन में यूज होती है, और एक नॉन यूजफुल वर्क डन में यूज होती है। अब ये ही हमें समझना है। जो टोटल हीट है वो होती है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, या हम ये कह सकते हैं क्यू, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। हीट इक्वल टू W1, यानी मान लो दो पार्ट में डिवाइड हो गई हीट, Q1 और Q2, या W1 प्लस W2, जो भी हीट आया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक Q1 जिससे कि यूजफुल वर्क होगा, और एक Q2 जिससे कि नॉन यूजफुल वर्क होगा, ठीक है। ये जो Q एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये होता है एंथैल्पी। यूजफुल वर्क में जो हीट खर्च होती है उसे हम कहते हैं फ्री एनर्जी, और ये जो Q2 है, इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। तो अब तक आपको पता चल गया है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड फॉर द यूजफुल वर्क डन, सेकंड फॉर नॉन यूजफुल। अब ये क्या है, अभी आपने प्रीवियस मीटिंग में सीखा था, डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू बाय व्हाट, क्यू बाय हीट सप्लाइड एट चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, टी टेम्परेचर पे कितनी हीट हमने सप्लाई की, है ना। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, बताइए। Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई टी होता है ना, Q बाई टी। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, T डेल्टा एस आएगा कि नहीं। तो ये जो हीट आपको दिख रही है, ये T डेल्टा एस है। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा G प्लस T डेल्टा एस, और फ्री एनर्जी की इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा एस। ये फ्री एनर्जी की इक्वेशन है। द एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क डन इक्वल टू द टोटल एनर्जी अवेलेबल माइनस एनर्जी अवेलेबल फॉर नॉन यूजफुल। अभी मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा कि यूजफुल और नॉन यूजफुल वर्क में क्या डिफरेंस होता है। जस्ट वेट फॉर द मोमेंट प्लीज। तो ये आपके सामने क्या आ गया बेटा, आपके सामने क्या आ गया कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, सभी हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। तो टोटल हीट जो
total heat is divided into two part, heat available for useful work done and heat available for non useful. जो यूजफुल वर्क के लिए एनर्जी अवेलेबल है उसे फ्री एनर्जी कहते हैं, जो नॉन यूजफुल वर्क के लिए एनर्जी अवेलेबल है दैट इज टी डेल्टा एच, मींस दिस इज रिलेटेड समवॉट रिलेटेड विद द एंट्रोपी. फाइन. अब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आ गया. ठीक है. अब हम अगर इसको और एक्सटेंड करें तो हमने अभी तक क्या देखा है कि फ्री एनर्जी जो है आपकी, जैसे मैं अगर आपको यूजफुल और नॉन यूजफुल वर्क थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं डिटेल में तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है ना. तो देखिए इसको मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रूव करता हूं. फाइन. आपको मालूम है एज पर फ्लॉट, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डी यू है ना इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. यही होता है. इफ क्यू heat is supplied to the system and W work is also done on the system, then change in internal energy is given as du equal to what, q plus w. अब यहाँ पे जो W है ना, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको ये डिफरेंस भी समझ में आएगा. मान लो यहाँ सपोज कोई लिक्विड है हा? इसको मैंने हीट दी, इसको मैंने Q हीट दिया, सपोज Q हीट, और यहाँ सपोज एक पिस्टन है. अब जब हीट देंगे तो पहले तो ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर जब फॉर्म होगी वो पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तब आपको एक विजिबल वर्क दिखेगा. लेकिन यहाँ दो टाइप का वर्क हो रहा है. एक वर्क हो रहा है W1 और एक वर्क हो रहा है W2. W1 वर्क जो है वो इनविजिबल है, मतलब जिस पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क ही नहीं हो रहा है, लेकिन वर्क तो हो रहा है. जो हीट गई, टोटल हीट, उसने आपके इस लिक्विड को भी तो वेपर में बदला है, तो वहां वर्क नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है. तो ये W1 वर्क, इसको हम कहते हैं नॉन पीवी वर्क. W नॉन पीवी है ना, प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं आ रहा, और ये कहलाता है पीवी वर्क. तो ये जो नेट वर्क है ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. क्या, du इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पीवी प्लस डब्ल्यू नॉन पीवी. नॉन पीवी, इसको जब तक आपकी वेपर फॉर्म नहीं होगी तब तक, और जब तक आपका पिस्टन मूव नहीं करेगा तब तक पीवी वर्क तो दिखेगा नहीं आपको. पीवी वर्क तो हो ही नहीं रहा है जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है. समझ रहे हो कि नहीं. तो हमने वर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. और अब यहां से अगर आप देखोगे तो रिवर्सल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यहां से अगर मैं W नॉन पीवी निकालूं, सपोज W नॉन पीवी, तो ये क्या आ जाएगा, du माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू पीवी, यही होगा. तो du क्यू क्या होता है, देखो यहां से अभी निकाला था ना, अभी मैं यहां बता देता हूं आपको फिर से. आपको मालूम है कि ds इक्वल टू क्या होता है, बताओ. ds इक्वल टू क्यू बाई टी. तो q क्या हो गया, बोलो, TDS हो गया. TDS, तो du इक्वल टू माइनस TDS माइनस w क्या होता है, W होता है माइनस PdV, होता है कि नहीं. W इक्वल टू माइनस PdV, तो माइनस माइनस PdV. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा du प्लस PdV, du प्लस PdV माइनस TDS, यही आएगा. लेकिन du प्लस PdV क्या होता है, और एक बार चेक करो, बताओ. डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस T डेल्टा S होता है. मतलब DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, du प्लस TDS, बराबर. तो ये जो है वो DH है, तो W नॉन पीवी इक्वल टू क्या आ गया बेटा, DH माइनस TDS. और DH माइनस TDS अभी आपने क्या प्रूव किया, DH माइनस TDS होता है DG. तो क्या है बताओ, देयरफॉर W नॉन पीवी इक्वल टू डेल्टा G. या अगर वर्क डन बाय द सिस्टम देखना है तो यहाँ हम माइनस, यही तो लिखा था मैंने, डेल्टा G इक्वल टू माइनस W यूजफुल. समझ रहे हो कि नहीं. तो W माइनस क्यों लगा है, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू डेल्टा G, या ये लिख सकते हो W नॉन पीवी इक्वल टू माइनस डेल्टा G. मतलब जब वर्क डन होगा, कौन सा वर्क होगा बेटा, नॉन पीवी. जो पहला वर्क हो रहा है यहाँ पे नॉन पीवी वर्क होगा, तो किसके एक्सपेंस पे होगा,
वो फ्री एनर्जी के एक्सपेंस पे होगा, ठीक है ना। अब इसे यूजफुल वर्क क्यों कहते हैं? जो नॉन पीवी वर्क है व्हाई इट इज कॉल्ड यूजफुल वर्क, वो भी समझ लीजिए। ये बताएं, जब आप इसको हीट कर रहे हो, जब तक ये लिक्विड वेपर में चेंज नहीं होगी, क्या ये W2 इफेक्ट में आएगा? इन द एब्सेंस ऑफ W1, W2 इज नॉट पॉसिबल। अगर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या पिस्टन मूव करेगा? नहीं। तो नॉन पीवी वर्क की एब्सेंस में पीवी वर्क हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दिस इज यूजफुल वर्क डन। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्क हैज नो एग्जिस्टेंस, दैट्स व्हाई दिस वर्क इज कॉल्ड यूजफुल वर्क डन। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्री एनर्जी क्या है? सिस्टम की वो एनर्जी, टोटल हीट जो गई, क्यों हीट गई, उसमें से वो पार्ट जिससे ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ, उस हीट को हम कहते हैं फ्री एनर्जी। और वो पार्ट जो गैस में बदलेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये जो पार्ट Q1 हीट है उससे तो ये वर्क हुआ, Q2 हीट से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है सिस्टम का, और गैस में आया तो सिस्टम का डिसऑर्डरनेस बढ़ा, मतलब एंट्रोपी से रिलेटेड है। और जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा तभी वो आपका विजिबल वर्क दिखेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, आई मीन पिस्टन मूव होता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? तो बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं कि डेल्टा जी होता क्या है? डेल्टा जी इज नथिंग, इट इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर द यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए हम माइनस लगाते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फ्री एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। फ्री एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। Free energy is a state function, that is, its value depends only upon initial and final state of the system, and thus we calculate delta G instead of G. We calculate delta G. Delta G क्या होता है? Change in free energy instead of absolute value of G. Next point. It is एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी है तो मैटर पे डिपेंडेंट होगी। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। ओके, चलिए भाई, अब हम हेडिंग लिखिए वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी। नोट लिखो, हेडिंग लिखिए जरा। एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको डिराइव करके देता हूँ, जो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जी टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे होता है इसका वेरिएशन। तो जी इक्वल टू आप सबको पता है H माइनस टी एस होता है। जी इक्वल टू H माइनस टी एस या डी जी इक्वल टू डी एच माइनस डी टी एस हो जाए। लेकिन H क्या होता है? H होता है U प्लस पी वी। U प्लस पी वी होता है माइनस टी एस, यही होता है कि नहीं? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अभी हमने चेंज नहीं लिया है, तो जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हम चेंज देंगे तो डी जी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी यू प्लस डी पी वी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस डी टी एस। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रख के सेकंड को डिफ्रेंशिएट कीजिए अकॉर्डिंगली। तो ये जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इक्वेशन आएगी डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, प्लस वी डी पी। किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दीजिए अल्टीमेटली, तो फिर डिफ्रेंशिएशन से जाएंगे आप, तो अल्टीमेटली ये फाइनल इक्वेशन आएगी डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी इक्वल टू डी जी। यही होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, पता है इस इक्वेशन में आपको सब कुछ लग जाएगा। कैसे? ये फ्री एनर्जी, फिर फ्री एनर्जी में मैंने एंथैल्पी का इक्वेशन एंटर कर लिया, फिर एंथैल्पी में अब मैं इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंटर कर दूंगा एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डी यू जो है, डी यू इक्वल टू क्या होता है बताइए? डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मालूम है कि नहीं मालूम? बताओ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। अब वहां से आप चेंज करेंगे तो डी क्यू, डी यू इक्वल टू स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेगा तो डी क्यू माइनस पी डी वी, यही होता है। डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू को माइनस पी डी वी लिख दिया। इस इक्वेशन में पुट कीजिए डी जी इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी
प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। तो पहले तो ये गया आपका PdV। अब देखो एंट्रोपी भी लगेगी, फर्स्ट लॉ लगा, एंथैल्पी लग गई, है ना, आपकी फ्री एनर्जी की इक्वेशन लग गई। लेकिन बट ये भी आपको मालूम होगा क्या कि ds इक्वल टू क्या होता है, dq बाई टी। ds इक्वल टू dq बाई टी, देयरफॉर dq इक्वल टू क्या होगा, TDS होगा कि नहीं, dq इक्वल टू TDS। ये dq की जगह पुट कर आप फाइनल जो फॉर्मूला में डेराइव करके दूंगा उसे याद रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। dg, तो dg इक्वल टू क्या आ जाएगा, TDS प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। TDS भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली इक्वेशन क्या है, VDP माइनस SDT। ये आपको dg का, और ये किसी भी उस पे लगा सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैस किसी पे भी। ये क्रूड इक्वेशन है, अभी हम इसको गैसेस के लिए और सॉलिड और लिक्विड के लिए ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। dg इक्वल टू VDP माइनस SDT। हर बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेरिवेशन याद हो चाहे ना हो, ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए, VDP माइनस SDT। कैसे आया वो मैंने बता दिया। ठीक है बेटा, तो यहां से इस इक्वेशन को अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखिए केस वन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लिया तो dt 0 हो जाएगा, तो ये टर्म चली जाएगी। तो dg क्या आ गया, dg इक्वल टू VDP या dg अपॉन dP टेम्परेचर इक्वल टू V। इस इक्वेशन का एक मतलब है, ये पूछा जाता है पेपर में, बहुत आता है ना, चेंज इन फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोलर वॉल्यूम, है ना। इस इक्वेशन का मीनिंग है, देखिए, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन फ्री एनर्जी with respect to pressure at constant temperature which is equal to molar volume, अब अगर आप फ्री एनर्जी और प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करें कांस्टेंट किस पे बताइए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आपको इक्वेशन दिख ही रही है, dg इक्वल टू VDP y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे जैसे p चेंज होगा आपका g भी चेंज होगा। ये 3 लाइंस मैंने क्यों बताई हैं, तीनों अलग अलग स्टेट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो स्लोप है वो v है, v क्या है, मोलर वॉल्यूम, यहाँ पे v क्या है, मोलर वॉल्यूम। तो ये बताओ वॉल्यूम किस स्टेट का ज्यादा होगा, गैस, सॉलिड या लिक्विड, मोलर वॉल्यूम। तो आप कहोगे सर गैस का होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम तो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो किसके लिए आएगा, सबसे ज्यादा स्लोप गैस के लिए आएगा, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज चेंज इन फ्री एनर्जी विद द चेंज इन प्रेशर। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दिस इज हाउ फ्री एनर्जी चेंजेस बाय चेंजिंग प्रेशर। और आपको एक और इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूं। ये स्लोप वाली बात से तो हमने समझ ही लिया, इसका एक और मतलब है, जी बढ़ रहा है, वो इक्वेशन पॉजिटिव है स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप जी बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन है, जी बढ़ रहा है। तो ये गैस का मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब जी जितना बढ़ेगा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है, जी अगर ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। इसका एक मीनिंग है, बहुत हाई प्रेशर पे गैसियस स्टेट के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेरी आने लगेगी। क्यों, बहुत प्रेशर बढ़ाने से गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट से फिर सॉलिड स्टेट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आप जानते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि गैस की फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा बढ़ रही है प्रेशर बढ़ाने पे। फ्री एनर्जी बढ़ने का मतलब हो गया कि उनके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेरी है। जब तक नेगेटिव है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब मान लो कि फ्री एनर्जी जो है पॉजिटिव हो गई, यानी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया।
अपने आप तो नहीं होने वाला है ना। तो ये भी आइडिया दे रहा है ग्राफ की गैसेस आर इन मोर डीप ट्रबल एट हाई प्रेशर। ठीक है, सॉलिड पे तो प्रेशर का उतना कोई असर नहीं होता है। केस 2 ले लीजिए। केस टू में एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे dp जीरो हो जाएगा। तो dp अगर जीरो हुआ इसमें तो dg इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एस डी टी। फिर आ गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम एक्स, रादर स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और यहां से हम ये भी कह सकते हैं dg बाई डी टी प्रेशर पे माइनस एस हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है बहुत। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि अगर फ्री एनर्जी का हमने टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट किया कांस्टेंट प्रेशर पे, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, इस टाइप से ग्राफ आएगा। अब ये इंटरसेक्ट क्या होता है, मैंने सिर्फ गैस और लिक्विड के लिए बनाया है, गैस और, क्योंकि एंट्रोपी की टर्म में सॉलिड स्टेट में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं आता चाहिए, लिक्विड। अब ये गैस का क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये दिख रहा है कि फ्री एनर्जी कम हो रही है। इक्वेशन से पता चल रहा है फ्री एनर्जी कम हो रही है। फ्री एनर्जी कम हो रही है तो, और स्लोप जो है माइनस एस है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाओ, ये ज्यादा नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो क्या है, डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा प्रोसेस उतनी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो सोचो जरा, हाई टेम्परेचर पे गैस के लिए अच्छा है, हाई प्रेशर पे गैस के लिए गड़बड़ है, इसलिए डेल्टा जी देखो ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है गैस का। हाई टेम्परेचर पे गैस के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, हाई टेम्परेचर पे गैस के लिए अच्छा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट ही एग्जिस्ट करेगी। और इंटरसेक्ट इसलिए हुआ कि एक टेम्परेचर ऐसा होगा जिसको हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, उसके बाद वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बेटा, मोर नेगेटिव स्लोप फॉर गैस एंड मोर पॉजिटिव स्लोप फॉर गैस इंडिकेट्स दैट मोर नेगेटिव स्लोप, यहाँ स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, माइनस एस, मतलब एंट्रोपी ज्यादा डिक्रीज हो रही है ना, स्लोप नेगेटिव है। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फ्री एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहे हैं ना हम लोग, सॉरी फ्री एनर्जी का वेरिएशन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सिंस माइनस एस है तो फ्री एनर्जी उतनी कम होती जा रही है। जितनी फ्री एनर्जी कम होगी, मतलब जितनी ज्यादा फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी, उतना अच्छा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और आपको इम्पैक्ट उसका दिख ही रहा है। फाइन, तो ये ग्राफ बना लीजिए। इसके बाद जरा मैं फर्स्ट इक्वेशन को फिर से यूज करूंगा आपके लिए। ठीक है, ये तो हो गया, इन दोनों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट। आपको पता है dg इक्वल टू क्या होता है, vdp माइनस sdt, यही एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, dg इक्वल टू vdp। ठीक है, dg इक्वल टू vdp। ये दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एप्लीकेबल है। अब मैं आपको इसको पहले गैसेस के लिए अप्लाई करके बताता हूँ। ए, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जब इसको यूज करोगे तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। तो V क्या हो जाएगा, nRT बाय P। V क्या हो जाएगा, nRT बाय P। तो यहां से dg क्या आएगा, dg इक्वल टू nRT बाय P इंटू dp। अब ये तो स्मॉल चेंज इन फ्री एनर्जी है। अगर हमें डेल्टा जी निकालना हो, सपोज डेल्टा जी निकालना हो, तो आप कहोगे सर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हम dg को इंटीग्रेट कर देंगे। बिल्कुल कर लीजिए। मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर वी आर केप्ट कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, nRT इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, और क्या आ जाएगा 1 बाय पी dp, 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला nRT ln p, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पूरा सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा P2 बाय P1। तो ये बेटा फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या है, फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना। आइडियल nRT इक्वल टू PV भी होता है, तो सिर्फ nRT की जगह PV भी लिखा जा सकता है। खैर, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्लियरली, फॉर आइडियल गैस
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो क्लियरली, फॉर आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा जी इक्वल टू nRT ln P2 by P1, P2 by P1। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। इनकेस अगर फ्री एनर्जी पूछता है, आपको डेल्टा एस का फॉर्मूला याद है, उसमें टी गायब होता है, nR ln P1 by P2 होता है। आपको भूल न जाए इसलिए मैं यहाँ पे कंपैरेटिव लिखा देता हूँ। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है nR ln V2 by V1। आपको कंपेयर कर सकते हैं, मैंने डेराइव कराया है पहले। ये इसी के साथ लिखने का पर्पज सिर्फ ये है कि इसके फॉर्मूले में टी नहीं होता है, यहाँ टी है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप लोग, वर्क डन का फॉर्मूला अगर वहां देखो आप, तो वो उसमें टी रहता है, nRT ln V2 by V1, है ना, माइनस साइन के साथ। तो अगर माइनस हटा दें तो V2 by V1 V1 by V2 होगा, और फिर प्रेशर P2 by P1, क्योंकि ये जो डेल्टा जी है ये वर्क ही तो है। डेल्टा जी क्या है? वर्क है। तो वर्क डन का फॉर्मूला से इसको मैच करके देख लो, आ जाएगा समझ में। ठीक है बेटा, ये आइडियल गैस के लिए हो गया। बी और लिक्विड एंड सॉलिड्स, तो लिक्विड एंड सॉलिड्स के लिए V इक्वल टू nRT बाई P तो नहीं लगा सकते हो, क्या कहते हो? तो डेल्टा G इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन इनिशियल से फाइनल स्टेट dG, और dG क्या है बताइए? ये है VDP, VdP, और V कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, और फिर dP का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dP का इंटीग्रेशन हो जाएगा P, और फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा V, और P2 माइनस P1, मतलब डेल्टा G इक्वल टू, इस पे IIT में क्वेश्चन आ रखा है, V डेल्टा P, समझ गए? डेल्टा G इक्वल टू V डेल्टा P, जे एडवांस में क्वेश्चन है उस पे। तो बेटा इक्वेशंस पे आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका डेल्टा G, मतलब फ्री एनर्जी में चेंज को कैसे हम रीड करते हैं। अब हम थोड़ा सा, वैसे मैं इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूं आपको जल्दी। देखिए, रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था, ये वेन हॉफ इक्वेशन डिराइव किया था। मैंने बताया था फ्री एनर्जी अंडर एनी कंडीशन, under any condition equal to free energy under standard condition plus RT ln QC और QP। क्या ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? यस, बिल्कुल। तो यहां से एट इक्विलिब्रियम जो Q है वो K हो जाएगा। अब QC लेना है तो QC KC हो जाएगा। P भी ले सकते हो, गैसेस इक्वेशन है तो QP KP हो जाएगा। और ये भी पता है कि एट इक्विलिब्रियम, है ना, अंडर एनी कंडीशन डेल्टा G 0 होता है। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln KC, आएगा फॉर्मूला, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln KC। फाइन। आफ्टर दैट अगर हम डेल्टा G नॉट को लिख दें डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, जो कि अभी हमने डिराइव किया था, समझा था इस इक्वेशन को, माइनस RT ln KC, K सिंपल K भी लेके चल सकते हैं, KC दिस इज ऑल अप टू यू। तो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर ln KC इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट बाय RT, माइनस RT से डिवाइड कीजिए, प्लस डेल्टा S नॉट बाय R। आई होप आप सबको रिकॉल हो गई होगी ये इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेन हॉफ इक्वेशन। वेन हॉफ इक्वेशन मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिराइव कराया हुआ है, और यहां से मैंने ग्राफ भी बताए थे आपको। y इक्वल टू mx प्लस c से अगर आप इक्वेट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम ln k और 1/t का ग्राफ प्लॉट करें, इससे ln k एंड 1/t, तो इंटरसेप्ट आएगा। जी हाँ, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। अगर स्लोप पॉजिटिव आता है, यहाँ तो पहले से माइनस लगा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, याद आ गया, एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक का डेल्टा H नॉट जो होगा वो खुद नेगेटिव होगा।
तो विद साइन पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और एंडोथर्मिक का ग्राफ जो है ln k और 1/t का ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का नेगेटिव स्लोप आएगा, समझ रहे हैं। और स्लोप की वैल्यू क्या होगी बताओ स्लोप की वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, है ना, ये एंडोथर्मिक के लिए ब्रैकेट में लिख लेना फॉर एंडोथर्मिक। और यहाँ स्लोप कितना है डेल्टा एच नॉट बाय आर, और इंटरसेप्ट कितना है डेल्टा एच नॉट बाय आर। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इंटरसेप्ट की वैल्यू देखिए एंट्रोपी निकलवा लेगा आपसे, है ना। मान लो कैलोरीज में उसने एंट्रोपी पूछ दी, तो कैलोरीज में आर की वैल्यू 2 होती है, तो इंटरसेप्ट निकल डेल्टा एस नॉट निकल जाएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा वो ग्राफ पे, समझ गए। तो ये इक्वेशन हमने पास्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था बट वो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लिया हमने, फाइन। अब अभी फ्री एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सीखते हैं, वहां भी जरूरत पड़ेगी। सेल के ईएमएफ से रिलेशन निकालना सिखाऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रो में। तो ये रिलेशन आ गया बेटा इसका, ठीक है, फ्री एनर्जी का किससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। और हमने इवेंट ऑफ इक्वेशन डिराइव कर ली, नोट कर लीजिए जरा फटाफट। अच्छा एक चीज ध्यान रखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप एंट्रोपी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ खींचते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो आपको मालूम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो ये जो एंट्रोपी है वो ऐसे इंक्रीज करती है, ठीक है। और अगर यहीं आप फ्री एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो फ्री एनर्जी इसका मतलब कम होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। बेटा खुद बताओ फ्री एनर्जी होती क्या है, दिमाग लगाओ। फ्री एनर्जी है एनर्जी अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। तो जब सिस्टम यूजफुल वर्क करेगा तो एनर्जी तो कंज्यूम करेगा ना, तो जो एनर्जी स्टोर थी सिस्टम में जिससे कि यूजफुल वर्क होना है उसकी कॉस्ट पे ही तो वर्क होगा। और जब ये वर्क हो जाएगा तब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द एनर्जी है वो टी डेल्टा एस से रिलेटेड है, तो एंट्रोपी को बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, अगर कोई रिएक्शन जैसे मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन मान लीजिए ये आपकी फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन चली और उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है एक टाइम पे, ठीक है। और ये बैकवर्ड चली और उसकी भी फ्री एनर्जी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो है वो फ्री एनर्जी सेम हो जाएगी। इस पॉइंट पे जो G है अगर कभी पूछा जाए एट इक्विलिब्रियम G क्या होता है, तो आपका आंसर होगा मिनिमम। G कभी जीरो नहीं होता, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G कितना होगा, तो आप कहेंगे जीरो। एक बात और, फ्री एनर्जी चेंज ये मिनिमम रहता है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज मिनिमम, G इज मिनिमम। फ्री एनर्जी चेंज अंडर एनी कंडीशन अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G जीरो होता है, और एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G नॉट जीरो। एक टाइम में एक जीरो होगा, या तो डेल्टा G जीरो या डेल्टा G नॉट जीरो, क्योंकि या तो आप प्रोसेस को इक्विलिब्रियम पे स्टैंडर्ड स्टेट में लेके चल रहे हैं या एनी अदर स्टेट पे अगर आप डेल्टा G निकालोगे, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की बात होगी तो डेल्टा G जीरो होगा। और अगर स्टैंडर्ड स्टेट 1 atm प्रेशर और आपका जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस पे अगर प्रोसेस करा रहे हो, उस पे अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो डेल्टा G नॉट जीरो होगा। बट एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते, फाइन। अब जैसे ग्राफ है, ग्राफ अगर परफेक्ट आपको ऐसे सेंटर पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हुए दिख रहा है तो यहाँ k इक्वल टू 1 का इंडिकेशन है। अगर ग्राफ एग्जामिनर ने ऐसा दिया हुआ है इक्विलिब्रियम तो आ रहा है बट मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट,
मोर, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ठीक है। वही जी का ग्राफ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन से, तो यहाँ पे k ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ऐसा इस्टेब्लिश हो रहा है इक्विलिब्रियम तो यहाँ k लेस देन 1 होगा। तो ये ग्राफ्स पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो ये हमें सॉल्व करने आने चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। नाउ इसके बाद अब हम लोग फ्री एनर्जी में, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देखिए नोट लिखें। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा जी बढ़ रहा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस ही है ना, अपने आप कैसे चलेगा, अपने आप चलेगा तो एनर्जी खर्च होगी ना भाई, है ना, एनर्जी खर्च होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी पॉजिटिव, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव। जो अपने आप प्रोसेस चलती हैं वो अपने अंदर स्टोर एनर्जी को यूज करती हैं, डेल्टा जी नेगेटिव। एंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0। लिख लीजिए, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी पॉजिटिव, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0। तो देखिए ना आपको डेल्टा जी क्यों 0 हुआ, ये दोनों सेम है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको एक कंक्लूजन जो कल समझा रहा था वो और बता दूं। हमारे पास फाइनल इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब सुनिएगा, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी कमेंट्स। इस टेबल से जनरली एक क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। तो एंथैल्पी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो आप सबको पता है डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। क्या कहते हो, एनर्जी क्राइटेरिया से सिस्टम से जब एनर्जी का लॉस होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, सिस्टम स्टेबल होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। राइट का मतलब स्पॉन्टेनियस एंड क्रॉस का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, फाइन। तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो फिर तो बताइए क्या होगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका सीधा मतलब है कि एंथैल्पी कह रही है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस यहाँ पे क्या हो जाए, डेल्टा एस ये पॉजिटिव हो जाए तो ये भी कह रही है स्पॉन्टेनियस। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है। तो अगर दोनों ने स्पॉन्टेनियस कह दिया ना बेटा तो डेल्टा जी बिल्कुल मना नहीं करता है, नेगेटिव। और आंसर है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। मैंने कल भी समझाया था कि अगर दोनों ही एम्पायर्स ने बोल दिया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो थर्ड एम्पायर भी स्पॉन्टेनियस ही बोलेगा। आप टीवी एम्पायर पे ऊपर चले जाओ, देख लो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, यानी इक्वेशन हो जाएगी माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो किसी भी टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। अब सेकंड देखो, अगर ये पॉजिटिव हो जाए मतलब एंथैल्पी ने मना कर दिया भैया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, और ये नेगेटिव हो जाए तो इसने भी मना कर दिया, तो ये कौन होता है फिर, ये भी कहेगा नॉन स्पॉन्टेनियस। चल ऊपर चलते हैं रेफरल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। और अगर प्लस लगा हुआ है यहाँ और ये भी पॉजिटिव है तो टी कुछ भी रखो आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। समझ गए। थर्ड, अब झगड़ा लगाते हैं, देखो ये नेगेटिव तो इसने कह दिया स्पॉन्टेनियस, और ये भी नेगेटिव तो ये कह रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मचा ना झगड़ा। अब डेल्टा जी के दो केस आएंगे, ए नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। अगर ये माइनस है और यहां भी डेल्टा एस माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, इक्वेशन बन जाएगी माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब टी हीरो हो जाएगा, क्या कहते हो, अब टी हीरो हो जाएगा। टी बहुत ज्यादा किया तो राइट हैंड साइड की टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, समझ लें। यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस, टी बहुत ज्यादा हुआ तो ये टर्म पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। और टी कम
किया, जिससे कि ये टर्म कम पॉजिटिव हो। तो अगर ये नेगेटिव टर्म डोमिनेट करेगी तो डेल्टा जी नेगेटिव है। नेगेटिव एट लो टेम्परेचर का मतलब स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। मतलब सुनिएगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो रिएक्शन हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होती है, लेकिन अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एंट्रोपी कम हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस केवल लो टेम्परेचर पे होगी। बी पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, क्या कहते हैं, पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। इन दैट केस क्या होगा, यहां पे बताइए, बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को कि नहीं? अब लास्ट है फोर्थ, कि इसको पॉजिटिव कर दें तो इसने कह दिया नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया। ये कह रहा है, सॉरी नीचे पड़ेगा, इसको जरा नोट करें बेटा। ये फोर्थ वाला पॉइंट ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक? फोर्थ पॉइंट हम यहां लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत आसान है, अगर आप इस इक्वेशन को डील कर पा रहे हो प्रॉपरली तो कभी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट, अगर डेल्टा एच क्या हो पॉजिटिव तो ये कह रहा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हीट अंदर जाएगी। अगर डेल्टा एस कह रहा है पॉजिटिव तो ये कह रहा है स्पॉन्टेनियस। फिर झगड़ा हो गया, दोनों पॉजिटिव है ना, तो इक्वेशन यही रहेगी, दोनों पॉजिटिव में। क्यों भाई? अब फिर 0 हो गया टेम्परेचर। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो ये टर्म डोमिनेट कर जाएगी, और ये टर्म डोमिनेट कर गई तो आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब इसके दो केस हो गए, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर, और ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। और बी पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। नोट कर लीजिए प्लीज, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो ये सारी कहानी है बेटा जो आपको आनी चाहिए, ठीक है? तो यहां से जैसे जब ये राइट लगा है ना तो हम बोलते हैं कि ये एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है, और ये भी कह रहा है स्पॉन्टेनियस, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज बोथ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी ड्रिवन, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है, याद नहीं मतलब कंसेप्ट अप्लाई करना आना है, ठीक? अब ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, किसी रिएक्शन की फ्री एनर्जी, नेक्स्ट नोट लिखें, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज सम ऑफ x इंटू फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड भी ले सकते हो, फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोएफिशिएंट, जो भी कोएफिशिएंट रहेंगे उनका इनटू होगा, पहले भी देख चुके हो आप, डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। यही एंथैल्पी का भी फॉर्मूला होता है, बताया था। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कोएफिशिएंट सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही एंट्रोपी का भी फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस नॉट आर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही। अब पेपर में आप देख लेना कि वो आपसे एंट्रोपी निकलवा रहा है कि एंथैल्पी निकलवा रहा है या फिर फ्री एनर्जी निकलवा रहा है। फाइन। अब लास्ट में लिखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, नॉन्स्ट ने दिया था ये, एंड दिस लॉ इज रिलेटेड विथ a thermodynamical parameter called entropy. First law is related with the change in energy. Second law is related with the direction of change of energy. And third law is related with a thermodynamical parameter called entropy. देखिए third law of thermodynamics देखो बेटा, ब्रैकेट में लिखना नॉन्स्ट। इस इक्वेशन में ये क्या कहता है कि जैसे हमें मालूम है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, ये हम सबको पता है। तो इसका सीधा मतलब है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी कम भी होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, ऑसिलेशंस बढ़ रहे हैं, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर टेम्परेचर को कम किया जाए तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, इजंट इट? तो अगर एंट्रोपी कम हो जाएगी तो नॉन्स्ट ने कहा कि अगर हम लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर पे चले जाएं,
और वो क्या है 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से नीचे तो टेम्परेचर होता नहीं है -273.15 डिग्री सेल्सियस, वहां तक चले जाए तो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी की एंट्रोपी 0 हो जाएगी। अब यहां एक बात आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, और वो क्या है, इन्होंने कहा था कि एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी इज 0। मतलब अगर आप थोड़ा दिमाग लगा सकें तो आपको यहाँ पे एक जजमेंट आ रहा होगा कि ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी की, क्या कह रहे हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाला जा सकता है। बोलो, क्योंकि डिफाइन हो तो गया 0 केल्विन पे एंट्रोपी डिफाइन है कि नहीं, आप तो मुझे ये बताओ पहले। 0 केल्विन पे ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है 0। तो अगर 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 है तो इसका मतलब है कि इन्हें एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली। तो बाय वर्च्यू ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी प्रेडिक्टेड, जबकि बाकी किसी थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। देखिए नॉन्स्ट लिख दीजिए ब्रैकेट में, प्रोपोज्ड बाय नॉन्स्ट। Because this law states that at absolute zero bracket में 0 Kelvin और -273.15 degree Celsius at absolute zero, that is 0 Kelvin और -273.15 degree Celsius, the entropy of, देखो बेटा, the entropy of a perfectly crystalline body, underline, the entropy of a perfectly crystalline body, entropy of a perfectly crystalline body, entropy of a perfectly crystalline body, ये पूछते हैं क्रिस्टलाइन बॉडी और परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी। 100% क्रिस्टलाइन बॉडी, रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है, तो एक हाइपोथेटिकल टाइप ही है। द एंट्रोपी ऑफ, अब जैसे पेपर में ऑप्शन आ जाए, एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टलाइन बॉडी इज 0 एट 0 केल्विन, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी इज 0 एट 0 केल्विन। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एज पर दिस इक्वेशन, दिस लॉ क्या लिखा है आपने, द एंट्रोपी ऑफ एट एब्सोल्यूट 0 और -273 डिग्री सेल्सियस, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी, अंडरलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी इज 0। ठीक है, तो कहने का मतलब एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है। फाइन, तो इसका मतलब ST माइनस S0, ST दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम एंट्रोपी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ST माइनस S0 जो आपका आएगा वो क्या आएगा बेटा, S होता क्या है, Q रिवर्सिबल बाय T होता है कि नहीं, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से T केल्विन तक, और ये हो जाएगा Q बाय Q रिवर्सिबल बाय T। लेकिन S0 क्या होता है, बट S0 तो 0 होता है, तो ST क्या आ जाएगा, ST क्या आ जाएगा, Q बाय Q रिवर्सिबल बाय T। नोट कर लीजिए जरा इसको, ST इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T हो जाएगा, समझ रहे, नोट करें प्लीज। अब Q आपको पता है कि एक नोट लिखिए जरा, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या विथ टेम्परेचर मोस्ट एक्यूरेटली, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर जरा बता दूं आपको, तो वो कैसे निकलेगा। देखो, अगर हमें डेल्टा S निकालना हो पूरा, ये तो 0 पे हो गया खत्म, डेल्टा S तो वो हो जाएगा T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक ds को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये क्या होगा T1 से T2 Q रिवर्सिबल बाय T, है ना, Q रिवर्सिबल बाय क्या आ जाएगा T, ठीक है, और Q क्या होता है, Q क्या होता है T1 टू T2, ये होता है CV NCP डेल्टा T, या प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो NCP डेल्टा T, अगर 1 मोल के लिए है तो CP बोलो DT बाय T हो जाए। अब अगर CP को पेपर में देख लेना, दोनों टेम्परेचर पे कांस्टेंट बोल रहा है तो CP बाहर आ जाएगा, अदरवाइज अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग CP दिया है तो डेल्टा CP हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा एग्जामिनर क्या कहता है, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा CP इफ आपसे
कहता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे वैल्यू अलग अलग है, एंड ये dt/t मतलब ln T2/T1, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पे एंट्रोपी चेंज अगर कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक, नोट कीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद नोट लिखें। नोट नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स represent the relation between various forms of energy, represent the relation between various forms of energy and interconversion of one form of energy to other, interconversion of one form of energy to other. Second law of thermodynamics deals with direction of energy change. Second law of thermodynamics deals with direction of energy change, while third law of thermodynamics deals with a thermodynamical function called entropy. Third law of thermodynamics deals with a thermodynamical function called entropy. आप लोग फिजिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड विद थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका कहना है कि इफ टू बॉडीज A and B आर सेपरेटली इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, काफी डीप कंसेप्ट है इसमें, लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इफ टू बॉडीज are separately in thermodynamic equilibrium with body C, then they will be in thermodynamic equilibrium with each other also. अगर दो बॉडीज सेपरेटली एक थर्ड बॉडी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक है ना, थर्ड बॉडी के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो आपस में भी एक दूसरे के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, जिससे आपका ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए सभी लोग, एक नोट और लिख लीजिए, हालांकि इसकी जरूरत हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पड़ेगी, बट बता देता हूं। देखो, रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी एंड EMF ऑफ सेल, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फ्री एनर्जी और EMF, सेल के EMF से क्या लेना देना है फ्री एनर्जी का, देखते हैं। आपको मालूम है, कैन यू डिफाइन EMF या पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं आप? वर्क डन है ना, जूल पर कूलम, यही होता है। EMF इज वर्क डन पर कूलम। तो वर्क डन बाय द सेल, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स में जाऊं तो केमिकल वर्क डन बाय द सेल विल बी नेगेटिव, फाइन। तो वर्क डन बाय द सेल विल बी नेगेटिव। अगर हम बाय द सेल कह रहे हैं, इफ वर्क इज डन बाय द सेल, सो W विल बी नेगेटिव, तो ये आ जाएगा EMF E इक्वल टू -W/Q। और वर्क होता किस कॉस्ट पे है? तो आप कहोगे सर फ्री एनर्जी की कॉस्ट पे होता है, तो W विल बी नेगेटिव, और हमें पता है एंड -W नॉन PV इज डेल्टा G। क्या कहते हो? नॉन PV अभी प्रूव किया था, तो यहां से आ जाएगा E इक्वल टू -W या W जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। वर्क डन बाय तो नेगेटिव, या आप इसको W को क्या रहने दो, पॉजिटिव ही रहने दो, और ये जो वर्क होगा वो किसकी कॉस्ट पे होगा ये भी कह सकते हो। जस्ट अ मोमेंट, EMF है जूल पर कूलम, ठीक। वर्क डन जो होगा वो किसकी कॉस्ट पे होगा? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी की कॉस्ट पे होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं।
तो जब यूजफुल वर्क सेल करेगा तो किस कॉस्ट पे होगा? बाय द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, ग्राफ आप सभी को पता है, बाय द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के कॉस्ट पे यूजफुल वर्क होगा, है? तो ईएमएफ कैसे लिखोगे? माइनस डेल्टा जी बाय क्यू, या ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ई क्यू। बट आपको ये भी पता है Q इक्वल टू एन ई, चार्ज क्वांटाइजेशन पता है, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी आई होप आपको पता होगा कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फेराडे, मालूम है? फेराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे। देयरफॉर Q को हम ये भी लिख सकते हैं NF, Q को क्या लिख सकते हैं? NF। तो यहां से क्या आ जाएगा? देयरफॉर डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE। ये रिलेशन होता है फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ में। क्या होता है? फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ में। एंड अंडर स्टैंडर्ड स्टेट में लिख सकते हो, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट। अंडर स्टैंडर्ड स्टेट डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट। नोट कीजिए प्लीज। तो नॉर्मल स्टेट में डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE होता है, और स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस NFE नॉट होता है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताता हूं। देखिए बहुत ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू एंड सेल रिएक्शन या प्रोसेस। सेल रिएक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ईएमएफ को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर K ग्रेटर देन 1, ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव है। अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होगा, यहां ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, माइनस तो आएगा ही आएगा, है? क्यों आएगा आपको मालूम है। अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव है तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये बहुत काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किसी भी दिए हुए सेल की रिएक्शन या कोई भी जो रिएक्शन दी गई है, वो बोलेगा आपसे कि सेल रिएक्शन बताइए स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका ईएमएफ कितना है। अगर K लेस देन 1 है, ईएमएफ नेगेटिव है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव, सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 1 है, ईएमएफ क्या होगा बताओ, है ना? ईएमएफ 0 हो जाए, ईएमएफ 0 तो डेल्टा जी 0, तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे, या सेल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम पे है। तो ये बेटा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जेईई में पूछ लिए जाते हैं, तो ये टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। ठीक है ना, इसको बना लीजिए कि अगर किसी सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, ईएमएफ पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अगर जो है आपकी सेल रिएक्शन का या सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 है, ईएमएफ नेगेटिव है, डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर K इक्वल टू 1 है, ईएमएफ 0 है, डेल्टा जी 0 है। डेल्टा जी 0 क्यों होता है आप सभी को पता है, क्योंकि सेल रिएक्शन जब होगी तो फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ग्राफ इक्विलिब्रियम पे मिनिमा अटेंड कर लेता है, इधर से भी मिनिमा अटेंड कर लेगा। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी देखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जी देखो यहाँ पे, तो दोनों इक्वल है कि नहीं?
तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपका, ये खैर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएंगी चीजें हमारे। सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी के बारे में जो क्वेरी होती है तो हमें ऐसे डेल्टा जी के साइन से इसे सॉल्व करना होता है। फाइन, सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब सिर्फ आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अभी मैं आपको और लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स की, बट कंसेप्चुअली आप इतने साउंड हो चुके हैं कि आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी ट्रबल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो क्वेश्चंस खूब सॉल्व करते रहिए एंड एक एक पॉइंट जो समझाया गया है उसे बहुत अच्छी तरीके से मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। जो भी फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेईई एडवांस के लिए। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। इन तीनों को मर्ज, देखो ना, थर्मो तो कहीं भी मर्ज हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स को तो आप पीरियोडिक टेबल में ले चलिए, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ये तो एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में एंटर हो सकता है, कोई नहीं बच सकता इस चैप्टर से, इतना इंटरलिंक्ड है। एनर्जेटिक्स तो कहीं भी होगी, कोई भी प्रोसेस चल रही होगी, एनर्जेटिक्स विल बी इन्वॉल्व, है ना। कई टॉपिक होते हैं जो थोड़े इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये तो आप ये समझ लीजिए इसकी तो डीप रूट्स हैं, हर ब्रांच में फैली हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, अगर आप टेक्निकल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको ये लगेगा जैसे मेटलर्जी तो पूरा थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ही है। एलिंगम डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं ना कब कौन किसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसी पे तो बेस्ड है, फ्री एनर्जी से रिलेटेड डेटा होता है। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए बेटा। जो मैंने फॉर्मूले आपको डिराइव भी कर दिए हैं, बट फाइनल जो फॉर्मूले का जो आउटकम है वो एक फॉर्मूला टेबल आप बना लीजिए, मेमोरी टेबल। उन फॉर्मूलों को याद रखिए बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो हम वहाँ फॉर्मूला डिराइव करने नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। वहाँ हमें फिर फटाफट फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर हम उसको पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग से नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।